आज हम लोग मैथमेटिक्स में फिर से हाजिर हैं। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी क्लास 12th प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट किया था मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद। और आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक फिर से यहाँ पर लेने चल रहे हैं, उठाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इसे सभी बच्चे समाकलन के नाम से जानते हैं। समाकलन, इंटीग्रेशन। मैं बता दूं, इसे एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। एंटी डेरिवेटिव, जिसे प्रति अवकलज भी कहते हैं। प्रति अवकलज, ये इसके कुछ नाम हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन, और इसका एक दूसरा नाम भी है प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव। मैं आपको बता दूं, कभी कभी कुछ सिचुएशंस बेटा ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी, जैसे कि हमारा फंक्शन है, सपोज कीजिए कि हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक फंक्शन है जिसमें आप सब जानते हैं x को हम बोला करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। और y को हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम हिंदी में बोलेंगे परतंत्र चर। बेटा कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारा स्वतंत्र चर भी चेंज हो रहा होता है, और जब स्वतंत्र चर चेंज होगा तो उसके रिस्पेक्ट में परतंत्र चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होते जाता है। जैसे जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा x, वैसे वैसे डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज होता रहता है। अब ऐसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर बेस्ड किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है। देखिए मैं आपको बताऊं, फिर से मैं आपको बता दूं कि जब स्वतंत्र चर और परतंत्र चर दोनों साथ साथ चेंज होते हैं तो उस सिचुएशन पे इन दोनों से रिलेटेड, इन दोनों से संबंधित किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो मुझे मिलता है कैलकुलस में। कैलकुलस। अब कैलकुलस में हम दो ब्रांच पढ़ते हैं इसकी। एक कैलकुलस की ब्रांच को हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, जिसे हम अवकलन कहा जाता है, अवकलन कहते हैं हम इसको। और कैलकुलस की एक दूसरा जो पार्ट होता है, दूसरी जो ब्रांच है, उसका नाम है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन को अभी मैंने बताया कि हम इसको बोलते हैं समाकलन। इसमें से जो डिफरेंशिएशन था, ये बेटा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आप इसके बारे में स्टडी अपनी पिछली कक्षा में आप कर चुके हैं। इस बार तो इसको हम स्टडी नहीं करनी है, हमें जो स्टडी करनी है दैट इज इंटीग्रेशन, वो समाकलन है। मैं एक बार फिर से आगे चलने से पहले बता दूं कि कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जिनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा होता है और उसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो रहा होता है। तो जब ये दोनों बदल रहे होते हैं, उस सिचुएशन पे इन दोनों से रिलेटेड किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उससे जुड़ी किसी भी राशि को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं वो मेथड मुझे मैथमेटिक्स के एक ब्रांच कैलकुलस में मिलते हैं। याद रखिए इस चीज को कि कैलकुलस में हमें क्या मिलता है।
कैलकुलस में दो हमने पार्टीशन किए हुए हैं, एक डिफरेंशिएशन अवकलन जिसे हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसकी स्टडी इस क्लास में नहीं करेंगे। हाँ, इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको याद रखना पड़ेगा और आएंगी तो बता दिया करूंगा मैं। इस क्लास में मुझे इसका जो दूसरा पार्ट रहेगा इंटीग्रेशन, समाकलन, इसके बारे में स्टडी करना है। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक झलक मैं आपको डिफरेंशिएशन की देता हूं कि डिफरेंशिएशन में मेनली आप करते क्या थे। तो मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूं आपको बेटा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। आप सभी बच्चे गौर से देखें, डिफरेंशिएशन जिसे हम अवकलन कहते हैं। अवकलन में बेटा मेनली हमने कैलकुलेशन तो बहुत किए हुए हैं, लेकिन अवकलन में मेनली हमने दो चीजें बेसिकली पढ़ी हुई हैं। एक चीज हमने पढ़ी हुई है रेट ऑफ चेंज, पढ़ा हुआ है हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ चेंज जिसे आप बोलते हैं परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और दूसरा मेनली आपको जो डिफरेंशिएशन से मिलता है वो है स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व, वक्र का ढाल, वक्र की ढाल, किसी भी पॉइंट पर वक्र की ढाल। तो डिफरेंशिएशन में मेनली हम दो पॉइंट पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज। हालांकि डिफरेंशिएशन के जो हमने एप्लीकेशन किए, उसके जो अनुप्रयोग किए, उसमें बहुत सारे क्लास 11th में हमने एप्लीकेशंस किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको मेनली बताता हूं कि रेट ऑफ चेंज भी हमने पढ़ा हुआ है। रेट ऑफ चेंज का मतलब स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। वक्र की ढाल के बारे में भी पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ द कर्व। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताता हूं कि जैसे ये मेरे पास एक कर्व है, मैं सबसे पहले मान लेता हूं इधर की तरफ मैं स्वतंत्र चर मानता हूं, ये स्वतंत्र चर होता है x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस तरफ मैं y मान लेता हूं वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज द फंक्शन ऑफ x, मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। और सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ये कोई एक ऐसा ग्राफ मुझे मिला, कोई भी कर्व हो सकता है, बिटवीन x एंड y एक कर्व हमने ड्रॉ किया और वो कर्व ऐसा आया। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसके किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे इस वक्र की ढाल चाहिए, स्लोप चाहिए, तो आप उसे कैसे सॉल्व करते थे, उसका क्या मेथड होता है। मैं जनरली आपको बताता हूं व्हाट इज द मेथड, कि मैं इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड करूंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, कर्व पर जो भी बिंदु मैंने लिया उसके इधर और उधर हम दो बिंदु और ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया। अब क्या करते हैं कि दोनों बिंदुओं से मैं इसको ऐसे x के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचता हूं और मैं यहां से भी एक लाइन ऐसे खींचता हूं, इस तरह से। तो आप देखते हैं कि यहां पर जो मुझे ये हाइट मिल रही है और जो मुझे ये विड्थ मिल रही है यहां पर, इसे, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, ये क्योंकि y अक्ष की दिशा में है तो ये है हमारा dy या डेल्टा y आप इसको कह सकते हैं। और यहां से यहां तक का जो हिस्सा रहेगा ये डेल्टा x होगा। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करने से हमको यहां पर मिल जाता है इसकी ढाल, या और भी थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से आपको बता देता हूं, जरा गौर से देखिए। ये एक कर्व है मेरे पास, इस पॉइंट पर मुझे वक्र की ढाल पता लगानी है। तो एक बिंदु मैंने यहां पर लिया और एक बिंदु मैंने यहां लिया। मुझे जो वक्र की ढाल पता लगानी है पॉइंट P पर,
मैंने एक बिंदु यहां लिया A और एक बिंदु यहां लिया B, इस बिंदु P पर वक्र की ढाल के लिए, और एक A से एक लाइन खींची जो कि इसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ की, ये लाइन आ गई। B से एक लाइन मैंने यहां पर खींची जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसमें ये जो पोर्शन होगा ये वाई अक्ष में परिवर्तन को दर्शाएगा, डेल्टा वाई को। और बेटा ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये डेल्टा एक्स को शो करेगा, तो ये मैंने डेल्टा एक्स लिख दिया। अब अगर मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप एट पॉइंट P इज इक्वल टू, तो स्लोप के लिए मैं कैसे निकालूंगा, ढाल के लिए ढाल को tan थीटा लिखते थे, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ये एक ट्रायंगल आ गया, लंब बटे आधार, और इस तरह से यहां पर इसका ये स्लोप आपको मिल जाएगा, ये लाइन का ये स्लोप, ये एंगल थीटा, इसका स्लोप मिल जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान से देखें, इस पॉइंट पर जब मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट ऐसे आती है, क्योंकि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये लाइन AB है, ये स्लोप AB का आया हुआ है। ये जो स्लोप मैंने निकाला है बेटा, ये स्लोप मैंने AB का निकाला है, और मैं मानता हूं कि यही स्लोप किसका होगा, बिंदु P का होगा। लेकिन मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब ये बिंदु जो कि A और B हैं, बिंदु P से थोड़ा दूर होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, तो मैं देखता हूं कि मैंने स्लोप ऑफ AB मैं यहां लिख सकता हूं, और इसी को मैं मानता हूं स्लोप ऑफ पॉइंट P, इसी को मैं मानता हूं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि अगर ये दोनों बिंदु A और B मैंने बिंदु P से थोड़ा ज्यादा दूर ले लिए हैं, तो मैं देखता हूं कि AB का जो स्लोप आता है वो पॉइंट P के स्लोप के एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता बेटा, बिल्कुल ठीक बराबर नहीं आया करता है। अगर हमने A और B बिंदुओं को बिंदु P से थोड़ा सा ज्यादा दूर ले लिया है तो नहीं आता, थोड़ी से एरर उसमें आती है। अब एरर आती है तो ऐसे सिचुएशन पे मुझे क्या करना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन पे बेटा मुझे करना ये चाहिए कि जो A और B बिंदु हैं उन्हें मुझे बिंदु P के जितना हो सके उतना नजदीक ले लेना चाहिए, उतना पास में ले लेना चाहिए। इससे स्लोप, निकाले गए स्लोप में एरर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। जैसे मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताता हूं, फिर से एक फिगर बना करके आप गौर से देखिए। फिर से मैंने इस तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिया, वही मैंने ग्राफ लिया, वही ग्राफ ले लिया, वही पर पॉइंट P है, और अब मैंने A और B बिंदु बहुत नजदीक ले लिए। पहले मैंने A और B बिंदुओं को क्या किया था, दूर लिया था, इतना इतना दूर, बिंदु P से ये इतनी दूर, ये भी उतनी दूर, इतनी दूर दूर लिए थे। मैंने इसका स्लोप निकाला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से, और उसी को हम स्लोप ऑफ पॉइंट P मानते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जब बिंदु दूर रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो AB लाइन का स्लोप है वो P लाइन के स्लोप, बिंदु P पर वक्र के स्लोप के एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ पाता है, थोड़ी सी उसमें एरर आ जाती है। इस एरर को दूर करने के लिए अब ये A और B बिंदु आप थोड़ा नजदीक लेते हैं बिंदु P के। आप जितना नजदीक लेंगे बिंदु P का जो स्लोप आएगा उतना ही प्रिसाइज आएगा, उतना ही एक्यूरेट बिल्कुल आपको मिलेगा। फिर से हम वही काम करते हैं, यहां से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाले हिस्से को, क्योंकि ये x अक्ष पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, हम डेल्टा x ले लेते हैं, x का छोटा सा भाग, और ये वाला हिस्सा जो है वो y अक्ष के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, इससे हम डेल्टा y ले लेते हैं। तो ये डेल्टा x है और यहाँ डेल्टा y है।
इस बार अगर आप ए बी का स्लोप ऐसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, तो वो कितना आएगा बेटा? फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अगर आप स्लोप चाहते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और ध्यान से देखें, इस बार ये लाइन पॉइंट पी से ही होकर जा रही है, गौर करें। और जब बिंदुओं ए और बी को बेटा दूर माना था आपने, तो ए और बी से होकर जाने वाली लाइन जो थी वो बिंदु पी से एग्जैक्टली होकर नहीं जाती थी दूर मानने पर, और इसीलिए हमें इस फॉर्मूले से बिंदु पी का स्लोप पता नहीं चल पाता था, एक्यूरेसी नहीं आती थी। देयर मे बी सम एरर, कुछ एरर वहां पर होती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती थी। अब जब मैंने उसी वक्र पे ए और बी बिंदुओं को बहुत बहुत नजदीक कर लिया है, तो आप ध्यान से देखिए, जब मैं ए बी लाइन ये खींचता हूं तो ये लाइन उसी बिंदु पी से होकर चली जाती है। इट मींस कि जो ए बी लाइन का स्लोप होगा वही स्लोप वक्र के किसका होगा? बिंदु पी पर होगा, वक्र का बिंदु पी पर स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ कर्व एट पी, और इस बार एरर के जो चांसेस हैं, एरर त्रुटि के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल लगभग क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। अब एक्यूरेट वैल्यू मुझे कर्व के बिंदु P पर स्लोप का एक्यूरेट मान मुझे मिल जाता है। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन में जो हम स्लोप फाइंड करते थे वक्र का किसी भी बिंदु पर, कैसे फाइंड करते हैं? उसके एक बिंदु इधर वक्र पे लीजिए, एक बिंदु उधर ले लीजिए, एक बिंदु से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, दूसरे के वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और इसके बाद उनका जो डिस्टेंस आएगा, जो लेंथ आएगी छोटी छोटी, उस लेंथ के डी वाई बाई डेल्टा एक्स करके आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और एक्यूरेसी कब आपको ज्यादा मिलेगी? एक्यूरेसी तब ज्यादा मिलेगी जब कर्व के जिस बिंदु पर आपको स्लोप फाइंड करना है उस बिंदु के दोनों तरफ जो बिंदु आप मान रहे हैं ए और बी, वो बिंदु दूर दूर माने या पास पास माने, कब एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी आपको? तब आप समझ रहे हैं ज्यादा एक्यूरेट स्लोप पॉइंट P पर वक्र का मुझे उस समय मिलेगा जब मैं ए और बी बिंदुओं को बहुत पास पास मानूंगा। क्लियर? अच्छा, हम निकाल कैसे सकते हैं इसको? थोड़ा ध्यान से देखें। अगर इस जगह पर x की वैल्यू x1 है और इस जगह पर x2 है, इस जगह पर y अक्ष पर मान y2 है और इस जगह पर मान y1 है, तो यही स्लोप कैसे निकालेंगे आप मुझे सोचिए और बताइए। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, y का डिफरेंस बटे x का डिफरेंस। थोड़ा ध्यान से देखें, ये ऊपर वाला हिस्सा y2 पर, निचले वाला हिस्सा y1 पर। अगर मैं बेटा ये डिस्टेंस आपसे पूछूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी बताएंगे आप मुझे? पूरा यहां से यहां तक y2 है, फिर यहां से यहां तक y1 है, लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए, डेल्टा y चाहिए मुझे। तो मैं यहां पर बता देता हूं, यहां डेल्टा y की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा y की वैल्यू आएगी y2 माइनस y1। अब देखें, अगर y2 में से इस y1 को मैं माइनस कर देता हूं तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी, और बेटा यही डिस्टेंस को तो हमने क्या बोला है? डेल्टा y। इसी तरह से अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है, तो ये डिस्टेंस डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी? x2 में से x1 मैं माइनस कर दूंगा तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगी। तो डेल्टा x की वैल्यू आएगी x2 माइनस x1। इस तरह से वक्र का स्लोप कितना होगा बताइए? स्लोप होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा x की जगह पर क्या करेंगे? x2 माइनस x1। और आपने देखा भी है, आपने अपनी स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा है स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही फॉर्मूला हम यहां लेकर के आ गए। लेकिन ध्यान रहे, आपको
सबसे एक्यूरेट वैल्यू कब मिलेगी? जब आप इस डेल्टा एक्स को और कम कर देंगे। अगर और भी आप कम कर देते हैं तो ये और भी छोटा हो जाएगा, उस समय स्लोप की और एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको। कुल मिला के मैं ये चाहता हूं कि मेरा डेल्टा एक्स जो हो जाए वो बिल्कुल जीरो तो नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कम होते होते इतना कम हो जाए कि ये जीरो को अप्रोच करने लगे, लगभग जीरो को अप्रोच करने लगे। जीरो तो मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो कर दूंगा तो फिर मुझे स्लोप ही नहीं मिलेगा लाइन का, इसलिए मैं जीरो नहीं करना चाहता। बट वी वांट कि डेल्टा एक्स जितना छोटा हो जाएगा, हम कर्व के किसी भी बिंदु का स्लोप उतना ही ज्यादा एक्यूरेसी से फाइंड कर सकते हैं। तो हम डेल्टा एक्स को बहुत छोटा चाहते हैं, बहुत छोटा। इसलिए याद रखें, स्लोप में एक शर्त और भी होती है। सूत्र डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, लेकिन एक कंडीशन है कि डेल्टा एक्स हमारा लगभग किसको अप्रोच करना चाहिए? डेल्टा एक्स हमारा लगभग जीरो को अप्रोच करना चाहिए। और हम अपनी मैथमेटिक्स की भाषा में इसी को बोलते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। याद करें, इसी चीज को जब आपका डेल्टा एक्स जीरो के अप्रोच करेगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा, उस समय इस चीज को हम स्लोप बोलेंगे, और उस समय स्लोप की सबसे एक्यूरेट वैल्यू मुझे मिल पाएगी। तो ये काम हम करते थे डिफरेंशिएशन में। अब डिफरेंशिएशन में मेनली आपने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करें कि मुख्य रूप से डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया है। अवकलन में आपने क्या किया है मुख्य रूप से? ध्यान से देखें बेटा, यहां इसको देख के बताइए, ये क्या है? ये भी डिफरेंस है, ऊपर भी नीचे भी अंतर यूज हो रहा है, तो अंश में भी अंतर है, हर में भी अंतर है। और फिर दो अंतरों का हमने क्या किया है? गुणा किया है, जोड़ा है, भाग दिया है। क्या किया है? भाग दिया। तो मेनली डिफरेंशिएशन में व्हाट आई एम डूइंग हियर, सो इन डिफरेंशिएशन आई एम डूइंग टू जॉब्स। पहला तो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, दूसरा मैं क्या कर रहा हूं? उनका भाग दे रहा हूं। तो मैंने दो काम किए डिफरेंशिएशन में। पहले मैंने निकाला है डिफरेंस, उसके साथ साथ मैंने उसमें क्या किया है? डिवीजन किया है मैंने। सो डिफरेंशिएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज एंड डिवीजन। अवकलन दो राशियों के अंतर और उनके डिवीजन पर बेस्ड है, की कॉम्बिनेशन है ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन। तो मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई, उन बातों का सभी का एक मुझे रिजल्ट मिलता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो अवकलन दो एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन है। उसमें मैं डिफरेंस करता हूं पहले, और डिफरेंस के बाद डिवीजन करता हूं, डिवाइड करता हूं मैं। तो डिफरेंस प्लस डिवीजन, डिफरेंस और डिवीजन का कॉम्बिनेशन ही मैं डिफरेंशिएशन में करता हूं। ओके, तो ये तो था डिफरेंशिएशन की एक छोटी सी झलक जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं क्या फाइंड करता हूं, मैं कैसे फाइंड करता हूं, और उसको फाइंड करने के लिए मैं उसको एक्यूरेटली कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, वो मैंने आपको यहां दिखाया। और डिफरेंशिएशन में मेनली हम कर क्या रहे हैं? बस दो ही चीज कर रहे हैं, डिफरेंस और डिवीजन कर रहे हैं। अब मैं डिफरेंशिएशन को रोकता हूं। अब हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। अब इंटीग्रेशन को थोड़ा बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करें, समाकलन को क्या होता है। तो मैं इसके लिए कुछ फिर से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान से सभी लोग देखें। इंटीग्रेशन में बाय चांस फिर से मेरे पास एक, मैं इसके लिए उसको समझाने के लिए भी एक वक्र ले लेता हूं। अच्छा देखिए सभी बच्चे, ये मैंने एक कर्व ले लिया, इधर की तरफ मैंने ले लिया x और इधर की तरफ मैंने ले लिया y, जहां y जो है वो f ऑफ x है, x का एक फलन है। क्लियर? अच्छा,
इसमें भी यही मैंने कर्व ले लिया इस तरह का, ओके। और अगर कोई मुझसे कहे कि इस कर्व के नीचे का एरिया पता लगाइए, इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, तो क्षेत्रफल बेटा हम फाइंड करते हैं। तो क्षेत्रफल को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ रेगुलर फिगर है। जैसे अगर कोई समकोण त्रिभुज मुझे दे देता है तो मैं उसके लिए 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगाता हूं और इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकाल लेता हूं। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो मैं इसका एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेता हूं, एरिया निकल आता है। अगर कोई वृत्त मेरे पास होता है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये समकोण त्रिभुज है, वृत्त का एरिया निकालना होता है तो मुझे उसका भी फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई मेरे पास रेगुलर फिगर होता है, उसका एरिया निकालना मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उन सब के एरियाज के फॉर्मूले मुझे बड़े अच्छे से मालूम हैं। लेकिन अगर कोई मेरे से ये कह दे कि ये एक कर्व है और उसके नीचे पूरा एक्स एक्सिस तक का क्षेत्रफल निकाल के मुझे दिखाइए, एरिया निकाल करके मुझे दिखाइए, तो मैं वो एरिया कैसे फाइंड करूंगा? थोड़ा सा उस तरीके को देखिए। क्योंकि मुझे ये रेगुलर फिगर पता है तो मैं तो इन्हीं के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि ऐसे किसी चित्र का एरिया निकालना, एरिया का सूत्र तो हमको नहीं मालूम भाई। तो हम क्या करते हैं, मैं यहां से मैंने सोचा कि चलो अगर इसको मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूं, इसका मैं एक आयत बना देता हूं, फिर मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। हमने ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वक्र के नीचे का एरिया निकालने का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं था। तो हमने सोचा, अब ये सोचना मेरा कितना गलत है कितना सही है ये तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। तो मैंने सोचा और किया कि अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल में चेंज कर देता हूं, इस तरह से आयत में बदल देता हूं, और फिर मैं उसकी ये वाली हाइट ले लूंगा जितनी भी होगी, मैं ये वाली लेंथ ले लूंगा जो भी होगी, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो एरिया x इंटू वाई निकल करके आ जाएगा। हमने किया, करके देखा। जब करके देखा तो हमने क्या देखा कि पूरा एरिया वक्र के नीचे का मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आप भी ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो आपने एरिया तो इसका निकाला ना बेटा। अभी भी ये एरिया आपका अनकैलकुलेटेड रह गया। आप देखिए, जबकि मुझे क्या करना था, पूरे का एरिया चाहिए था। लेकिन जब मैंने आयत में बदला इस चित्र को तो मैंने तो सिर्फ इतनी चित्र का एरिया निकाल लिया, ये वाला फिगर अभी भी हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो वक्र के नीचे पूरे का एरिया हमको मिला क्या? आंसर है पूरे का एरिया हमको नहीं मिल पाया। इसका मतलब है कि हमने जो सोचा था और उस पर आधारित हमने जो भी काम किया उससे मुझे वक्र के नीचे का पूरा एरिया नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। इसका मतलब हमारा सोचना गलत हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा और अच्छे से टेक्निकली और इसको सोचा, और जब हमने इसको सोचा तो मैंने बोला एक काम करो, अभी पूरे चित्र को एक आयत में मैंने चेंज किया है, आप इस पूरे चित्र को एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स में चेंज करो और फिर देखो कि क्या होता है। तो मैं फिर से वही वक्र बना देता हूं। इस तरफ मैं x ले रहा हूं, इस तरफ मैं y ले रहा हूं, जिसमें जो y है y इज फंक्शन ऑफ x, और ये हमारा कर्व है वही वाला, मैंने फिर से ले लिया। अब मैंने क्या किया कि एक के बजाय बहुत सारे रेक्टेंगल्स में मैंने इसको तोड़ा। ऐसे मैंने इसके रेक्टेंगल्स बना लिए। देखिए, एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स ऐसे मैंने बना लिए। ये देखिए बेटा, एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स मैंने बना लिए, और ये देखिए मैंने रेक्टेंगल ऐसे बना लिए।
इस तरह से मैंने आयत बना ली है यहां पर ऐसे। तो अब मैंने एक से ज्यादा आयत यहां बना लिए। कितने आयत मैंने बना लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आयत बना लिए। पहले कितने बनाए थे? 1। अब हमने कितने आयत यहां पर बना लिए? अब तो हमने यहां पर 8 रेक्टेंगल्स बना लिए हैं। अब मैं क्या करता हूं, हर एक की मैं विड्थ लेता हूं और हर एक की मैं लेंथ लेता हूं। इस आयत की लंबाई गुणे चौड़ाई करता हूं तो इसका एरिया आ जाएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई गुणा करूंगा, इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका 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 सबका एरिया। बेटा जब सबका एरिया आ जाएगा तो थोड़ा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, कितना एरिया आप निकाल लेंगे। हर रेक्टेंगल में लंबाई गुणे चौड़ाई करते जाइए तो हर रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा और उसके बाद सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना तो आ जाएगा। लेकिन जब मैंने ऐसा भी किया तो भी मैंने देखा कि पहले की अपेक्षा हम एरिया थोड़ा ज्यादा कवर कर पाए हैं। आप देखिए पहले तो ऊपर का ये पूरा का पूरा पोर्शन अनकैलकुलेटेड रह गया था, इस बार पूरा का पूरा पोर्शन अनकैलकुलेटेड नहीं रह गया है। आप देखें इतना ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये पार्ट्स जो हैं ये अभी भी बेटा आप देखें अनकैलकुलेटेड रह गए हैं, अनकैलकुलेटेड रह गए हैं। लेकिन इसमें एक अच्छाई हो चुकी है, इस फिगर की अपेक्षा इसमें एक बेटरमेंट आ चुका है। क्या कि पहले ऊपर का पूरा पोर्शन हमारा छूट गया था कैलकुलेट करने से, लेकिन अब बताइए क्या ऊपर का पूरा पोर्शन कैलकुलेट करने से छूट गया है? आंसर इज नो। अब थोड़े थोड़े हिस्से ही बचे हुए हैं जो अनकैलकुलेटेड रह गए हैं, नहीं तो ज्यादातर एरिया हमने अब क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो बेटा आपने क्या देखा कि किसी भी कर्व के नीचे का जो एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जब मैंने पूरे कर्व को एक आयत में बांट रखा था तो ज्यादा बड़ा हिस्सा अनकैलकुलेटेड रह गया था। लेकिन जब मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़ों में आयत एक से ज्यादा रेक्टेंगल्स कर दिए, मोर देन 1 रेक्टेंगल, एक से ज्यादा आयत में मैंने उसको तोड़ दिया और फिर मैंने उसको कैलकुलेट किया, तो अब मैं देखता हूं कि जो अनकैलकुलेटेड भाग है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, अब वो पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है कि पहले की अपेक्षा कम रह गया है। आप खुद सोचकर मुझे बताएं, पहले पूरा इतना हिस्सा हम कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, अब अगर इन सबको भी जोड़ देंगे लेकिन इतना बड़ा नहीं हो पाएगा वो, तो अब अनकैलकुलेटेड पार्ट हमारा छोटा हो गया। एरर हमारी कैसी हो गई है, कम। तो पहले वाले हिस्से में जो एरर हमारी थी वो ज्यादा थी, इस वाले हिस्से में जो एरर हमारी है वो कैसी हो चुकी है, लेस हो चुकी है, कम हुई है। लेकिन पूरी तरह से अभी भी हम एरर को खत्म नहीं कर पाए हैं, ये वाले हिस्से अभी भी बेटा छूट गए हमसे। अब क्या किया जाए, तो क्योंकि अब तो मुझे एक तरीका पता लग गया था अब तक कि जब मैं पूरे कर्व को एक रेक्टेंगल में डिवाइड करता हूं तो ज्यादा हिस्सा छूट जाता है, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा आयत में कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं अधिकतर पार्ट्स उसके एरिया निकाल लेता हूं, कैलकुलेट कर लेता हूं, अनकैलकुलेटेड पार्ट छोटा होता है, एरर कम हो जा रही है। तो अगर अब आप समझ गए होंगे यहां से यहां जाने में कि एरर को अगर और कम करना है तो क्या करना चाहिए, बताइए मुझे। अगर आप चाहते हैं कि एरर को और कम कर दूं तो क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए और बताइए मुझको। आपको नहीं लगता एक रेक्टेंगल था, ज्यादा एरर थी, 8 रेक्टेंगल्स मैंने बनाए, एरर कम हो गई। आपको नहीं लगता कि अगर मैं 8 से और ज्यादा बना दूं और ज्यादा छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दूं तो शायद ये वाली एरर भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू कंप्लीटली फिनिश दिस एरर देन यू विल हैव टू मेक अ लॉट ऑफ रेक्टेंगल्स हियर। आपको बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे और ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करके आप इस एरर को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखाता हूं, आप देखें, आपको आइडिया मिलेगा कि वाकई में अगर हम ऐसा करेंगे
तो एरर हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ये हमारा वक्र है, इतने छोटे छोटे। बेटा ये तो मैं फिर भी थोड़े से बड़े दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल में इतने छोटे छोटे लेता हूं कि इनका जो डेल्टा एक्स होगा, ये वाला बेटा जब एक्स पे मैं बहुत छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो इस छोटे से हिस्से को क्या लिख लेते हैं, dx लिखा करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बहुत छोटे छोटे हिस्से ले रहा हूं तो मैंने डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर लिया कि वो लगभग जीरो को अप्रोच करता है। डेल्टा एक्स कंप्लीटली जीरो नहीं है, लेकिन वो डेल्टा एक्स मैंने इतना छोटा छोटा कर दिया, इतने छोटे छोटे पार्ट मैंने कर दिए कि वो डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करने लगा। और उस सिचुएशन पे डेल्टा एक्स लिखने के बजाय मैथमेटिकली मैं उसे क्या लिखना स्टार्ट कर दूंगा, मैं उसे dx लिखना स्टार्ट कर दूंगा। और ऐसे इतने छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप देखें, अब जब आप इनके रेक्टेंगल्स बनाएंगे, अब आप पाएंगे कि बहुत कम ऐसा हिस्सा होगा जो अनकैलकुलेटेड रह जाएगा। देखिए बेटा, आप इसको खुद आप करके देखें तो अब और ज्यादा रेक्टेंगल्स में मैंने तोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, हर रेक्टेंगल की विड्थ लेनी है, हर रेक्टेंगल की लेंथ लेनी है, विड्थ लेनी है और आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, उसका y उसका dx ले लेंगे, गुना करा देंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। मैं इसको यहां पर आपको दिखाता हूं करके, आप ध्यान से देखिए बेटा। टोटल एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का पूरा एरिया फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं जो ये पहला रेक्टेंगल मेरा बना, पहला आयत बना, ये वाला आयत, मैं इसका एरिया निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, इसकी लेंथ इंटू इसकी विड्थ। विड्थ जितनी भी है सबको मैंने छोटा 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 पोर्शन कर दिया है और सबकी मैंने कितना कितना कर दिया है, dx dx dx, सारी विड्थ मैंने dx कर ली। हाँ, लेंथ थोड़ी बदल रही, किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज्यादा होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले वाले की लेंथ ले, पहले वाले की विड्थ ले, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। दूसरे रेक्टेंगल का एरिया बेटा कैसे निकालोगे, तो आंसर है दूसरे वाले की लेंथ ले लो और दूसरे वाले की विड्थ ले लो। तो लेंथ मैं दूसरे वाले की y2 माने ले रहा हूं, लेकिन विड्थ तो मैंने समान बराबर बराबर हिस्से कर दिए। और कितने कितने हिस्से बराबर बराबर हिस्सा कितना बड़ा है, dx के जितना। तो दूसरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे y2 इंटू dx। ऐसे ही तीसरे रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे y3 इंटू dx। ऐसे करते करते हमारे पास जो सबसे लास्ट वाला रेक्टेंगल होगा, लास्ट वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया हम कैलकुलेट कर देंगे an इज इक्वल टू yn इंटू dx। हम ऐसा कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व अगर आपको चाहिए a, तो आप सबको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। इन सबको आपको प्लस करना पड़ेगा an तक। इन सबको हम प्लस करेंगे, y1 इंटू डी एक्स, y2 इंटू डी एक्स, y3 इंटू डी एक्स डॉट डॉट yn इंटू डी एक्स। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। क्या किया था मैंने, मुझे वक्र के नीचे का एरिया चाहिए था, मैंने बहुत छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया और एक चालाकी मैंने कर दी। क्या चालाकी कर दी कि सभी आयतों की चौड़ाई बराबर कर दी। कितनी कर दी, dx 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 dx, सबकी लंबाई, लंबाई किसी की थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, उनको मैंने y1 y2 y3 ऐसे मान लिया। सभी रेक्टेंगल्स का अलग अलग एरिया कैलकुलेट कर लिया
और जब बेटा सब रेक्टेंगल्स के एरिया कैलकुलेट हो जाए तो सबको आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, तो पूरा एक कर्व के नीचे का एरिया आपको मिल जाएगा। कैसे? इन सबको हमने प्लस भी कर दिया। जब इसको प्लस किया, अब ध्यान से इसको देखें सभी बच्चे, जब हमने इसे प्लस किया तो इसको लिखने का मेरे पास एक और तरीका है मेरी अलजेब्रा में। क्या तरीका है अलजेब्रा में? सबका dx तो सेम ही है, तो dx तो सबका आप कॉमन कर लो। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट डॉट yn, और यहां पर क्या हो गया? dx। इसको मैं और भी एक तरीके से लिख सकता हूं। एरिया को मैं लिख सकता हूं सिग्मा y इंटू dx या yi इंटू dx, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 to इंफिनिटी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने माना कि इससे छोटे छोटे मैंने टुकड़े किए हैं कि dx बिल्कुल लगभग 0 के आसपास का है, तो यहां अनंत आयत बने होंगे, ये मैंने मान लिया। तो अनंत आयत बने होंगे, उन सबको जोड़ना पड़ा है मुझे। तो ये एरिया निकल के आया, और ये एरिया बेटा मेरी मैथमेटिक्स की ब्रांच अलजेब्रा के मुताबिक आया है। अगर कैलकुलस की नजरों से देखा जाए, कैलकुलस की तरफ से मैं इसको देखूं, तो कैलकुलस के हिसाब से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? इस समेशन को, इसको कैलकुलस के अकॉर्डिंग मैं एक सिंबल बनाता हूं, इस तरीके का सिंबल, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, समाकलन इसी को हम बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। इस तरह से हमारा इस वक्र के नीचे का पूरा एरिया निकल करके आ जाता है। अब क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का पूरा ये तरीका देखा और अब आप यहां तक पहुंच चुके हैं कि ये हमने कौन सी मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच में इसको लिखते हैं? अलजेब्रा में ऐसा लिखते हैं। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कैलकुलस में लिखूंगा, कैलकुलस में अगर इसी चीज को लिखूंगा तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक साइन यूज करता हूं, एक निशान यूज करता हूं, जिससे मैं इंटीग्रेशन का साइन बोलता हूं, इंटू वाई, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx विच इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द कर्व। आपने देखा कि हम यहां इंटीग्रेशन तक पहुंचे। फिलहाल जो भी हमने किया, जैसा भी किया, कैलकुलस में हमने ये सिंबल बना लिया और इंटीग्रेशन को आप समझ गए कि हम क्या कर रहे हैं। आप भी बेटा ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन में आपने किया क्या है, बेसिक मेथड देखें। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने क्या किया था? डिफरेंस और डिवीजन किया था। इंटीग्रेशन में आपने क्या किया है, जरा मुझे देखकर बताइए। इंटीग्रेशन में सबसे पहले दो क्वांटिटीज का क्या किया आपने? दो क्वांटिटीज का आपने क्या किया? आंसर है इन दो क्वांटिटीज का हमने किया मल्टीप्लीकेशन, गुणा किया आपस में। देखिए सब में दो दो क्वांटिटीज का क्या करते जा रहे थे? मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमने सबको क्या किया? एडिशन। सबको बाद में क्या कर दिया? जोड़ दिया। फिर से देखें, दो दो क्वांटिटीज का सब में मैं क्या कर रहा था? मल्टीप्लीकेशन पहले कर रहा था, और उसके बाद उन सभी क्वांटिटीज, सभी मल्टीप्लीकेशंस को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो इंटीग्रेशन में बेसिकली मेनली मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लीकेशन पहले कर रहा हूं, फिर मैं उनके एडिशन कर रहा हूं। आपने देखा, ये इंटीग्रेशन में हम कर रहे हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इन सब बातों का जो निचोड़ है, इन सब बातों का जो रिजल्ट है, इनको मैं एक बार और लिख देता हूं और उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में। जैसे मैंने सबसे पहले यहां बात की थी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या किया था? डिफरेंशिएशन में स्लोप या रेट ऑफ चेंज को पता लगाने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो कि फॉर्मूला था अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला था। एंड इफ डेल्टा x इज वेरी वेरी स्मॉल, इट अप्रोचेस टू जीरो, उस समय स्लोप का जो फॉर्मूला बना था वो बन गया था dy बाई dx। ओके, और डिफरेंशिएशन में मेनली हमारी एक्टिविटी क्या थी?
डिफरेंशिएशन में मेनली हमने दो काम किए थे। पहला हमने काम किया था डिफरेंशिएशन में डिफरेंस का, डिफरेंस, और डिफरेंस के साथ क्या किया था? डिवीजन, भाग किया था। याद रखिएगा बेटा, अभी मैं इसी पर आऊंगा और इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने वाला हूं। इसके बाद इंटीग्रेशन की बात करिए जरा, कि इंटीग्रेशन में आपने क्या किया। इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए आपने क्या किया है? आपने किया है कि जितने मुझे y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स मुझे मिल रहे थे, yn इंटू डेल्टा एक्स मुझे मिल रहे थे, मैंने इन सबको जोड़ा और ये कहां पर था? इसका मैं सीधे सिंबल पे आ जाता हूं। एरिया अंडर द कर्व, उसको मैंने लिखा था सिग्मा yi इंटू डी एक्स, वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और ये सिंबल मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच के अकॉर्डिंग है? अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। और अगर इसी को मैं कैलकुलस के अकॉर्डिंग लिखता हूं, ये जैसे यहां पर ये कैलकुलस के अकॉर्डिंग है, ऐसे अगर इसको मैं कैलकुलस के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो वही एरिया मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कैलकुलस, एरिया अंडर द कर्व। और इंटीग्रेशन में मेनली आपने क्या किया? आप देखिए, मैं यहां पर इंटीग्रेशन का भी आपको दिखाता हूं। इंटीग्रेशन में आपने क्या किया? अभी मैंने समझाया आपको। आपने पहले मल्टीप्लिकेशन किया दो दो राशियों का, और इसके बाद सभी मल्टीप्लिकेशंस को क्या कर दिया था? जोड़ दिया था। इसका मतलब आपने इंटीग्रेशन में दो काम किए, मल्टीप्लिकेशन किया और एडिशन किया। तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं एडिशन लिख देता हूं। दोनों काम किए, किसी को भी पहले लिख लो बाद में लिख लो, और हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन भी किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। अब बेटा आप ध्यान से देखिए, गौर से सभी बच्चे समझेंगे। डिफरेंशिएशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस, डिफरेंस प्लस डिवीजन। And now we have understood that the integration is also the combination of two processes, addition and multiplication. थोड़ा गौर करिएगा, डिफरेंस क्या होता है? अंतर। डिवीजन क्या होता है? भाग। एडिशन क्या होता है? योग। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? गुणा। बेटा आप दोनों को ध्यान से देखिए एंड यू विल गेट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंस होता था और इंटीग्रेशन में एडिशन हो रहा है। डिफरेंस का जस्ट ऑपोजिट है एडिशन आपका, और यहां डिवीजन का जस्ट अपोजिट कौन है? मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या देखा कि इंटीग्रेशन में जो दो, फिर से इंटीग्रेशन दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशिएशन भी दो प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इंटीग्रेशन में जो दो प्रोसेसेस यूज हो रही हैं, दे आर एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो भी प्रोसेसेस हमने यूज की थी, उनका रिवर्स यूज हो रहा है इंटीग्रेशन में। एंड दैट इज द रीजन कि हम बोल देते हैं कि जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। आप ध्यान रखें, नोटबुक्स में भी लिखा रहता है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स आपकी होती हैं उनमें लिखा होता है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, that we can say that the integration is the reverse process of differentiation. अब जब इतना हम लोग समझ गए हैं तो क्यों ना हम इस लाइन को लिख ही लेते हैं। क्या हमने सीखा इस लाइन में? हमने सीखा that integration is
रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, और यही रीजन है कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, प्रति अवकलज भी कहा जाता है। तो मैं हिंदी में भी आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं, समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है। और न सिर्फ आपने ये देखा कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, बल्कि क्यों कहते हैं आपने ये भी देखा है। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में डिफरेंस प्लस डिवीजन था, इंटीग्रेशन में एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन है। ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, और अब इसका हम लोग सिंबल भी देख लिए कि कैसा सिंबल होता है। अब क्योंकि हम इसको सीख चुके हैं, इसलिए मैं और थोड़ा सा आगे चलता हूं इंटीग्रेशन के बारे में और भी बढ़िया चीजों को सीखने के लिए। इससे आगे मैं जो आपको बताना चाहता हूं बेटा, एक बात बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट, शायद आपने इससे पहले गौर किया हो, नहीं किया हो, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर थोड़ा सा अब मैं फिर से एग्जाम्पल्स में आता हूं कि अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखिए मैं दो भाषाएं यूज करता हूं, आप जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं बोलूंगा, मैं लिख ही देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, कोई भी फंक्शन ले लेता हूं, एक्स स्क्वेयर का अवकलन क्या होगा, और मैं इसी के साथ एक और लैंग्वेज लिखता हूं, एक्स स्क्वेयर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। बेटा दोनों भाषाओं को आप ध्यान से देखिए, क्या कोई फर्क आपको दोनों में समझ आ रहा है, या आपको दोनों एक ही जैसी लग रही हैं। आप देखिए, इसमें मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का अवकलन करिए, और इसमें मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए। आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा सा अलग सा आ गया इसमें? अब आप सोच सकते हैं कि हम लिखें ना लिखें, मतलब हमारा वही होता है कि हम एक्स के ही सापेक्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप जब भी अवकलन करते हैं तो या तो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक हमने यहां पर लाइन ली है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने केवल बोला कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। जब मैं ये बोल देता हूं कि इस फलन का अवकलन कीजिए, तब आपको ये पता नहीं चलता है कि मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन करूं, लेकिन किसके सापेक्ष करूं, आपको ये पता नहीं चलता। लेकिन यहां पर जब मैं लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, अब आपको पता चल गया है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको फाइंड करना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट इन दिस कंडीशन मुझे पता ही नहीं चल पा रहा है, आई एम नॉट एबल टू कम टू नो कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन तो करना है, लेकिन मैं किसके सापेक्ष करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो इन दोनों का बेटा अलग अलग मीनिंग है, इन दोनों का अलग अलग मतलब है। अगर आपके दिमाग में अभी तक रहा हो कि दोनों का मतलब एक ही है, तो आज आप अपने मन से इसको निकाल दीजिए, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। क्या मतलब है, ध्यान से देखें। अवकलन आप सबने किया है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन सबको पता है। जब मैं केवल इतना बोलता हूं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, सब बच्चे जानते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। लेकिन जब यह नहीं बताया जाता कि आप किसके सापेक्ष करिए, तो याद रखें बेटा, आप अवकलन करने के बाद उसके साथ एक dx जरूर लगा के रखेंगे, पक्का बिल्कुल। आप नहीं लगाएंगे तो यह गलत हो जाएगा। अब उसकी बात करिए, जब हमको यह बताया गया कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, तो क्योंकि आज मुझे पता है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हुआ, और क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसलिए यहां पर मुझे dx लिखने की आवश्यकता नहीं है।
सो प्लीज सी वेरी केयरफुली दैट एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, केवल अवकलन अगर मैं बोलूंगा तो 2x dx होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अगर मैंने अवकलन बोला है तो वो केवल 2x होगा। इन दोनों लैंग्वेजेस को आप बहुत अच्छे से याद रखें। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि sin x का अवकलन कर दीजिए, तो जब मैंने ये बोल दिया कि sin x का अवकलन बताओ, तो मैंने ये तो नहीं बताया ना कि किसके सापेक्ष आपको करना है, तो आपको मुझे क्या जवाब बताना चाहिए? sin x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट cos x, और क्योंकि मैंने ये नहीं बताया है कि किसके सापेक्ष करें, तो उसके साथ आप x का dx यहां साथ में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर आपको ये बता दूंगा कि sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, sin x का x के सापेक्ष अवकलन करने से क्या मिलेगा, तो आप मुझे केवल cos x बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप कि आपको ये दोनों बातें अलग अलग समझ में आई होंगी, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि हमने अभी अभी सीखा कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा जरा, ये तो हो गई इन लैंग्वेज का डिफरेंस, क्या फर्क है। अब मैंने क्या देखा है, एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x इंटू डी एक्स। अब आप समझते हैं क्यों होगा, ओके। अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन ये होगा, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहा जाता है, तो अगर इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन करने से ये भी मिल जाना चाहिए हमको, क्योंकि किसको कहते हैं, विपरीत प्रक्रिया को ही तो कहा जाता है। तो अगर एक्स स्क्वायर का अवकलन ये आ रहा है तो इसको विपरीत प्रक्रिया करना चाहते हैं, मैं फिर से ये फलन पता लगाना चाहता हूं, और उसके लिए मैं इसका क्या कर दूंगा, समाकलन। देयरफॉर 2x dx का समाकलन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। फिर तो अगर इसका अवकलन ये होगा तो इसका समाकलन ये आ जाना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं sin x का अवकलन, तो आपने क्या बताया मुझे, मैंने ये नहीं बताया कि इसके सापेक्ष करें, तो sin x का अवकलन हुआ cos x इंटू dx। अब क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, तो अगर मैं इससे फिर से अपना फंक्शन पाना चाहता हूं तो मुझे इसका क्या कर देना पड़ेगा, समाकलन। उल्टा प्रक्रिया करनी है ना, तो मैं इसका समाकलन कर दूं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx will be equal to sin x. Integration of cos x dx will be equal to sin x. ओके, यहां तक हम लोग पहुंच गए, और अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा शायद। अच्छा, एक चीज बेटा और मुझे बताइए, क्या आप मुझे बता सकते हैं sin x प्लस, अगर मैं कोई इसके साथ कांस्टेंट नंबर ले लेता हूं, जैसे यहां पर मैंने केवल क्या लिखा था, sin x, सॉरी, अगर मैं इसके साथ कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, सपोज मैंने 7 ले लिया, और मैं आपसे पूछूं कि sin x प्लस 7 का मुझे अवकलन बताइए, तो क्या होगा इसका अवकलन बताइए। sin x का अवकलन क्या होगा बेटा, cos x, और क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि किसके सापेक्ष करिए, तो साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, dx। रही बात 7 के अवकलन की, बिकॉज 7 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड यू ऑल नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0, तो इसका डिफरेंशिएशन 7 का कितना होगा, 0 हो गया। कहने का मतलब यू, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx, 7 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका अवकलन आपको कितना मिला, cos x इंटू dx मिला। समझ आया। अब अगर मैं फिर से ये प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे इसका क्या करना चाहिए,
उल्टे दिशा में जाना चाहता हूं तो मुझे इसका करना चाहिए समाकलन। इट मींस कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए बेटा मुझे। यहां मुझे मिलना चाहिए sin x प्लस 7 मिलना चाहिए। ओ आप देखिए इसको थोड़ा सा, कितना अजीब है ना। cos x dx का इंटीग्रेशन करने से क्या आया sin x, और उसी cos x dx का इंटीग्रेशन करने से आज क्या आ रहा है sin x प्लस 7। कुछ स्ट्रेंज लगा आपको, थोड़ा सा लगा ना विचित्र कि उसी का समाकलन करते हैं तो sin x आता है, और फिर एक बार उसी का और समाकलन करते हैं तो sin x प्लस 7 आ जाता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो आंसर है हो सकता है ये। मैं और भी अगर कोई नंबर यहां लेके देख लेता हूं, अगर मैं आपसे कह दूं sin x प्लस c का अवकलन क्या होगा, एक और कांस्टेंट मैंने ले लिया। अब आप सोचो कि इसमें तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था, हुआ था, हमने देखा नहीं ध्यान से उसको। देखिए मैं इसके साथ 0 तो ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका अवकल गुणांक कितना आया, अब जब इसका अवकलन मैंने किया, समाकलन किया, तो यहां पर मुझे क्या मिला होगा sin x प्लस 0 मिला होगा। वही चीज आ गई। sin x प्लस c का अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा cos x dx, इसका 0 cos x dx, और इसका तो 0 हो गया। तो अगर मैं फिर से इसको प्राप्त करना चाहता हूं इससे, इसके लिए मुझे समाकलन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx विल बी इक्वल टू sin x प्लस c, sin x प्लस c। बेटा आप एक चीज देखें ध्यान से कि हम जब भी किसी फंक्शन का समाकलन कर रहे हैं, सेम फंक्शन मैंने 3 बार समाकलन करके आपको दिखाया। एक बार उसमें 0 साथ में कांस्टेंट है, एक बार साथ में कांस्टेंट 7 है, एक बार कांस्टेंट c है। इसका मतलब साफ है कि जब भी किसी फलन का आप समाकलन करेंगे, समाकलन करने के बाद उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर जरूर जुड़ेगा। आप इसको नहीं जोड़ेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। आप देख लीजिए ना, मैंने कुछ नहीं किया अपने आप से, मैंने तो सिर्फ सिंपल सा आपको, क्योंकि समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है, उसको करके दिखाया है केवल। आप देखें कि जब भी हम किसी चीज का अवकलन करते हैं तो मुझे ये मिला, और हर बार इन एक जैसे 3 बार फलन एक जैसा लिखा है और उनका समाकलन मुझे अलग अलग मिल रहा है। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जब भी किसी फंक्शन का आप समाकलन करें तो उसके समाकलन करने के बाद उसके साथ बेटा एक कांस्टेंट लगाना मत भूलें। यह लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सब में लग रहा है। देखा आपने, इस तरह से ध्यान से देखें, इसका ये अवकलज है और इसका जब हमने समाकलन किया तो फिर से मुझे वही फंक्शन मिलना चाहिए, मिल रहा है। ओके, अब हम ये समझ गए हैं कि जब भी किसी फलन का हम समाकलन करेंगे तो उसके साथ हम एक अचर पद जरूर जोड़ेंगे, और उस अचर पद को हम बार बार 0, 7, 5, 2, 3 ऐसा नहीं जोड़ेंगे। उसके लिए हमने एक सिंबल बना लिया कि हम हर बार उसके साथ एक अचर जोड़ा करेंगे, और उसका सिंबल हमने क्या बना लिया, C। हम हर बार उसके साथ कौन सा कांस्टेंट जोड़ेंगे, हम हर बार उसके साथ एक कांस्टेंट C को जोड़ दिया करेंगे। अब जब आप ये वाली चीज भी सीख गए हैं तो मैं इसके सिंबल का एक व्यापक रूप आपको लिख के दिखा देता हूं, और उसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं इसको हटा देता हूं। अब आप सभी लोग इसे अच्छे से तैयार करें। अभी हम लोग इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और आपने देखा कि आज इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आप सीख रहे हैं। क्यों आखिरकार कहते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है, उसका तरीका है मेरे पास, वो आपको बताया। और अब हम देख रहे हैं कि यदि फलन f ऑफ x का अवकल गुणांक f प्राइम ऑफ x है, f प्राइम ऑफ x है, तब
एफ प्राइम ऑफ एक्स का समाकल, तब एफ प्राइम ऑफ एक्स का समाकलन करने से उसको कैसे हम लिखते हैं, क्या मिलेगा देखिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है तो मैं ऐसे लिखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स का अवकल गुणांक एफ प्राइम एक्स डी एक्स है, तो एफ प्राइम एक्स डी एक्स का समाकलन करने से फिर से मुझे ये फलन मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स। लेकिन उसके साथ बेटा अभी हमने देखा कि हमको एक कांस्टेंट जरूर लगा के रखना पड़ेगा, उस कांस्टेंट के बगैर आप अपना आंसर नहीं लिखेंगे। क्यों? अभी मैंने करके दिखाया था आपको। अच्छा, इन सभी जो कुछ भी मैंने लिखा है इन सब का बेटा हम नाम लिख के आपको बताते हैं कि किसका क्या नाम होगा। ये बेटा जो आप देख रहे हैं इस तरीके का सिंबल, आपको पहले मैंने बताया कि ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको बताया कि इस सिंबल को हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको समाकलन चिन्ह कहा जाता है इसे बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और एक चीज मैं बताऊं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऐसा ही क्यों बना, तो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, दो प्रोसेस करते हैं ना इंटीग्रेशन में। एक तो करते हैं आप मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडिशन करते हैं ना। एडिशन का दूसरा नाम समेशन भी होता है। एडिशन को और एक कौन से नाम से हम जानते हैं, समेशन के नाम से जानते हैं। तो क्योंकि आप इंटीग्रेशन में एडिशन करते हैं मल्टीप्लिकेशंस का, एडिशन का एक और नाम है समेशन। समेशन का फर्स्ट लेटर क्या है यहां पर, एस, फर्स्ट लेटर ऑफ समेशन, समेशन का फर्स्ट लेटर है एस। और अगर मैं इस एस को थोड़ा सा विकृत कर दूं, डिफॉर्म कर दूं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पकड़ के ऐसा खींच दूं थोड़ा सा, अगर मैं इस एस को डिफॉर्म कर दूं तो डिफॉर्म्ड एस आपको कैसा दिखेगा, आप खुद सोचिए, ऐसा ही तो दिखेगा। आपके पास समेशन का फर्स्ट लेटर क्या है, एस है, एस। इस एस को अगर थोड़ा सा मैं डिफॉर्म कर दूं, इसकी फॉर्म थोड़ी सी बदल दूं, तो बेटा ये लगभग ऐसा ही दिखेगा। सो दिस इज द रीजन कि हम इंटीग्रेशन के साथ ऐसा ही क्यों बनाते हैं और किसी तरह का क्यों नहीं बना लेते, उसका ये मीनिंग है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जिस फंक्शन का हम समाकलन करेंगे बेटा, उस फंक्शन को हम बोला करेंगे इंटीग्रैंड बोलेंगे उसको, इंटीग्रैंड। हिंदी में इसको कहा जाएगा समाकल्य, इसको बोलेंगे समाकलन चिन्ह, समाकलन चिन्ह बोला करेंगे। जिसका समाकलन करना है उसको इंटीग्रैंड बोला करेंगे। हाँ, ये वाली टर्म को देखिए, इस टर्म में यहां जो भी वेरिएबल लिखा होगा, यहां जो वेरिएबल लिखा होगा इस जगह पर, ये हमको बताएगा कि आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समाकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हो। यहां पर फिलहाल समाकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, इसका यह मतलब होगा। अगर इस x की जगह t आ जाएगा कभी, तो इसका क्या की मीनिंग होगा कि इसका समाकलन आप t के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर यहां पर u आ जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि समाकलन u के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहां पर जो dx टर्म है, dx टर्म का काम इतना है कि इसमें जो भी वेरिएबल है हमको बताएगा कि आप समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। ये बेटा जो आंसर आप देखते हैं समाकलन करने के बाद आता है, इसको हम बोला करते हैं इंटीग्रल, इसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, समाकल बोला जाता है, समाकल। और जो सब में हमको जाने अनजाने एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, आपने देखा क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि समाकलन जब भी करेंगे एक कांस्टेंट पक्का लगाना पड़ेगा मुझे। क्यों लगाना पड़ेगा उसका रीजन हम पहले देख चुके हैं। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन अचर कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये इसका पूरा जनरल फॉर्म है। इसको क्या बोलेंगे? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि एडिशन का एक नाम समेशन भी है, और समेशन का पहला अक्षर एस है। एस को डिफॉर्म करोगे तो लगभग ऐसा दिखेगा, ये रीजन था इसका। इसको बोलेंगे समाकल्य। इसको देख के पता लगा करेगा कि हम समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं। जो यहां पर आंसर आएगा वो होगा समाकल, और यहां ये जो लगाते हैं हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन अचर कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हमने क्या क्या सीखा? आज हमने देखा कि कैलकुलस क्यों पढ़ते हैं हम, कैलकुलस में कौन सी दो ब्रांच आप पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, स्लोप और रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे डिफरेंस प्लस डिवीजन करना पड़ता है, क्यों? मैंने आपको समझाया। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, ये क्यों? वो भी मैंने आपको करके दिखाया। और उसके बाद क्योंकि मैंने देखा कि डिफरेंशिएशन में जो भी मैं कर रहा था उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन था, तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके बाद इंटीग्रेशन में मैंने दो शब्द आपको समझाए कि केवल अवकलन कहेगा और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेगा तो आप क्या करेंगे। उसके बाद ये मैंने एक जनरल फॉर्म इसकी बताई, उनके नाम बता दिए। आप सबको ये चीजें याद रखनी है। अब मैं इसके आगे की चीजें, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज जो होंगे उन फॉर्मूलाज को मैं नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ूंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और भी बहुत अच्छी बातों के साथ। थैंक यू।